जय हिंद दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दांत यानी मुख गुहा के अंतर्गत जो भी आने वाली चीज़ थी उसका हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों इस वाले वीडियो में हम मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है, जब मुंह से निकलता है भोजन यानी पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। जो मुंह के बाद भोजन जो है इस ग्रास नली के द्वारा पेट में पहुंचता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानना है कि ये ग्रास नली को ओएसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। दोस्तों इस ओएसोफेगस में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका मेन काम है कि यह भोजन को यानी बोलस को, दोस्तों देखिए बोलस किसको कहते हैं पता है? यानी कि वैसा भोजन जो मुंह में पूरा पाचन उसका पूर्ण रूप में नहीं हुआ है, अब मुंह के बाद जो वो पेट में जाता है। दोस्तों मान के चलिए खाना खाते हैं और कभी कभी आप उगील देते हैं, तो जो उगीलते हैं जो उगील के जो बाहर निकलता है वही बोलस है, जो पूरा रूप से नहीं पचा है उसको ही बोलस कहते हैं। यानी जो ग्रास नली ओएसोफेगस होता है इसका मुख्य काम है कि भोजन को मुंह से लेके आप पेट तक पहुंचाना, और इस प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्रमानुकुंचन क्या कहते हैं कि देखिए दोस्तों आपके प्रश्न में आएगा कि ये जब एक पाइप है, इस ये क्या है? यानी ग्रास नली एक प्रकार का पाइप है जो आपके पिक्चर के ऊपर दिख रहा होगा, पाइप है। तो माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जैसे ही भोजन देंगे तो पाइप के अर्थ है कि अचानक ढड़ढड़ा के तो वो नीचे गिर जाना चाहिए। तो क्या कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि खाना खाए हैं, रोटी एकदम एक आबेगडा के पेट में चला गया है? नहीं। तो सवाल आता है कि आखिर इसका गति कैसा होता है? तो इसको ही गति को हम क्रमानुकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन कहने का अर्थ है, आप उदाहरण समझिए कि क्रमानुकुंचन का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, हम आपको समझाते हैं। पाइप से अगर डायरेक्ट किसी चीज़ को डालते हैं, अगर डायरेक्ट नीचे निकल जाता है वो क्रमानुकुंचन नहीं है। क्रमानुकुंचन का अर्थ होता है कि आप कभी कभी आपका पेस्ट यानी कोलगेट खत्म हो गया है तो पहले हल्का सा दाबिए, फिर आगे हल्का सा दाबिए, फिर आगे हल्का सा दाबिए, यानी एक क्रम बाय क्रम। मान के चले इधर से दाबे फिर यहाँ आगे बढ़ गया, फिर इधर से खुल गया, फिर इधर से दाबे फिर आगे बढ़ गया। यानी इस प्रक्रिया माने परत बाय परत, स्टेप बाय स्टेप जब भोजन आगे बढ़ता है उसको ही बोलते हैं क्रमानुकुंचन। इसलिए कभी कभी आप सूत के भी खाते हैं तो भोजन आपके पेट में चला जाता है। अगर ऐसा पाइप वाला सिस्टम रहता तो उसको तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपको ये जानना होगा कि क्रमानुकुंचन में आप खा लीजिए और उसका जो गति होता है स्टेप बाय स्टेप, माने पहले आगे जाएगा फिर पीछे खुलेगा, फिर आगे जाएगा फिर खुलेगा, इस प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ता है, उसको क्रमानुकुंचन बोलते हैं। अब आगे समझिए, इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचा? पेट में। पेट को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। यानी अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। ये भोजन को 4 घंटा रोक के रखता है। भोजन को जो पेट है कितना घंटा रोक के रखता है? 4 घंटा। और पेट का जो 3 भाग पाया जाता है, पेट में कितना भाग पाया जाता है? 3 भाग। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो पेट का ये आकृति आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये वही क्रमानुकुंचन ग्रास नली है। ये पेट है। पेट का कितना भाग है? 3 भाग। पहले वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरे वाले को फंडिक और तीसरे वाले को पाइलोरिक। देखिए तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, तीनों के बारे में समझेंगे। पेट के कितने भाग? 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। देखिए दोस्तों ये जो कार्डियक होता है इसमें यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि सबसे पहला काम है, हम बताए थे कि लार ग्रंथि में लाइसोजोम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है, जो कीटाणु है उसको मारता है। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसा थेथर होता है कि यहाँ नहीं मरता है, यानी मुंह में नहीं मरता है, वो पेट में चला जाता है, उसका इंतजार कर रहा होता है यही HCl। जैसे ही उधर से जो कीटाणु थेथर होता है यहाँ पहुँच जाता है, उसको मारने का काम HCl करता है। दूसरा काम है कि ये एंजाइम, यानी एंजाइम हम बता चुके हैं कि यह पाचन को क्या करता है? मदद करता है। तो ये एंजाइम को एक्टिव कर देता है। इस HCl का दूसरा काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी एंजाइम है उसको सक्रिय कर देता है। अब सक्रिय करने के एक्टिव कर देता है, इसलिए पाचन में मुख्य सहायता कौन करता है? HCl। HCl यानी इतना ज़्यादा अम्लीय होता है। अब यहाँ देखिए हम इसके लिए दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे।
कि ये धुआं ढेकार क्यों होता है दोस्तों। ये धुआं ढेकार जो होता है, कहते हैं कि उसके लिए हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट होता है फंडिक। दूसरा पार्ट क्या होता है? फंडिक। फंडिक में एक ध्यान दीजिए कि एक ऐसी संरचना है, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। ये जो कांटेदार संरचना होता है इसको बोलते हैं रूजी। यानी भोजन हम बोले हैं कि पेट जो है 4 घंटा रोक के रखता है, और 4 घंटा में मुख्य रूप से जो भोजन को रोकने का काम है, ये जो कांटेदार संरचना होता है यही भोजन को रोकता है दोस्तों। तो फंडिक जो बीच वाला भाग है, ये उसमें कांटेदार संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? रोजी। और रोजी क्या करता है? भोजन को रोककर कभी कभी क्या होता है कि कोई व्रत किए हुई महिला रहती है, चाहे आप भी कभी भूखे रहते हैं, तो जिस दिन पेट में अन्न नहीं जाता है, खाना नहीं जाता है, तो ये उठ के ऊपर ऐसे करके देखने लगता है कि आज तो कोई आया नहीं। यही जब ऊपर उठता है तो आप कहते हैं कि पेट में क्या दौड़ रहा है? चूहा दौड़ रहा है। तो दोस्तों पेट में नहीं चूहा दौड़ता है और नहीं धुआं ढेकार आता है, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा। तो जो पेट में चूहा दौड़ता है, जो चुभता है, उसका कारण है यही फंडिक का कौन भाग? रूजी वाला पार्ट है, वही क्या होता है? खड़ा हो जाता है। और तीसरा पार्ट है दोस्तों पाइलोरिक। तीसरा पार्ट क्या है? पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है दोस्तों? ये सबसे नीचे वाला भाग है। ये नीचे वाला भाग जो पाइलोरिक है, यही आगे जाके छोटी आंत में चला जाता है। अब हमको छोटी आंत तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पाइलोरिक वाला जो भाग में जो इसके दीवार पे एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको ही बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि दोस्तों, इससे क्या निकलती है? जठर रस। यानी पाइलोरिक के जो दीवार पे एक ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि क्या होता है? पचाने में सहायता करता है ना। तो पाइलोरिक में जठर रस पाया जाता है। इस जठर रस जो होता है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यानी 1.5 से 2 लीटर निकलता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? यानी कि जो शरीर के अंदर जो पेट में तीसरा भाग इसका था पाइलोरिक, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया गया यानी जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में 2 भाग पाया जाता है जो क्या करता है, देखिए एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। अब समझिए पेप्सिन क्या करता है दोस्तों? ये प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुंह से। क्या हम मुंह वाला में दांत जीभ पढ़ाए थे लार ग्रंथि, कहीं भी प्रोटीन का चर्चा किए थे कि प्रोटीन यहाँ पचता है? नहीं दोस्तों, प्रोटीन का पाचन सबसे पहले पेट से शुरुआत होती है। अब पेट में क्या बैठा है? यानी यही जठर रस से क्या निकलता है? एक ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिन, यही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अब याद कीजिए दोस्तों, प्रोटीन कब पचेगा? यानी प्रोटीन जब एमिनो अम्ल में बन जाएगा तब कहेंगे भोजन पच गया। लेकिन प्रोटीन तो पेप्टोन में बदला है, अभी पूरा रूप से नहीं पचा है। यानी प्रोटीन क्या पूरा रूप से पेट में पचा है? नहीं पचा है। यानी बस ये उदाहरण फिर याद रखिए कि कागज को एकदम छोटा करना है, तो थोड़ा सा जो छोटा किए वही पेप्टोन है। यानी प्रोटीन का पेप्टोन में बदलना यही पेप्सिन करता है दोस्तों। अब दूसरा भाग पाया जाता है रेनिन। दूसरा पदार्थ क्या पाया जाता है? रेनिन। रेनिन एक खास प्रकार के दूध को ही पचाने में सहायता करता है। यानी जो जठर रस में दूसरा पदार्थ पाया जाता है रेनिन, एक खास प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। और वो प्रोटीन किसका होता है? ये भी प्रोटीन पचाता है, ये भी प्रोटीन पचाता है, लेकिन ये जो प्रोटीन पचाता है ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले दोस्तों देखिए समझिए, दूध जो होता है ना, दूध कब पचता है? आप दूध पीते हैं ना तो डायरेक्ट दूध नहीं पचता है, दूध पहले दही में बदलता है। इसलिए जब बुढ़वा लोग जो होते हैं उसको कहा जाता है दूध नहीं पीजिए, क्योंकि उसका पाचन ग्रंथि कम जाता है। यानी उसको डायरेक्ट क्या दो? दही दो, क्योंकि दही पचाया हो जाता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। यानी ये दूध किस चीज़ में बदल जाता है? दही में। यानी रेनिन जो होता है दूध का पचाता है। और खास करके दूध में किसको पचाता है? तो दूध में केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन। और केसीन को पारा केसीन में बदलने का काम यही रेनिन करता है। यानी रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसीन को
पारा केसिन में बदलता है। अब ये केसिन क्या होता है दोस्तों, दूध का रंग जो उजला होता है ना, इसी केसिन के कारण होता है। यानी दूध का रंग, तो हम देख लिए कि जो केसिन जो होता है, दूध हमारा जो सफ़ेद होता है वो केसिन के कारण होता है। और कभी कभी देखते होंगे या जनरली दूध हल्का पीला भी होता है दोस्तों, तो जो दूध पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये याद रखिएगा, दूध का उजला रंग केसिन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। देखिए दोस्तों, दूध को हम पूर्ण आहार यानी पूरा रूप से हम इसको आहार में यानी भोजन के रूप में इसको नहीं मानता देते हैं। अगर ये दूध अगर पूर्ण आहार होता तो लोग दूध पी के रह जाता, बाकी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं था। दूध खा के तो आदमी जिंदा रह सकता था, जिंदा रह लेगा, लेकिन इसको हम पूर्ण आहार में नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ नहीं पाया जाता है। एक Fe यानी आयरन नहीं पाया जाता है और एक किसी भी प्रकार का विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो दो चीज़ नहीं होने के कारण, यानी दूध में आयरन नहीं होने के कारण और विटामिन सी नहीं होने के कारण इसको पूर्ण आहार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, पाचन यानी कि जो भी तंत्र है उसका जो सीरीज है, यानी इसमें हम पेट और गले यानी ग्रास नली के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले और लोगों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।